जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के 4 मई के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम का एनालिसिस। क्या देखेंगे साथी? आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है जो कि आपका 2 मई को शुरू हुआ था और आज है 4 मई। आज हम देखने वाले हैं 4 मई के सभी शिफ्टों के लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ इस प्रकार से साथी क्वेश्चन रहेंगे, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे इनसे संबंधित प्रश्न आगे हमसे एग्जाम में किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ये क्लास और ये विश्लेषण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे निवेदन है आप लोग एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास का फ़ायदा पहुंच सके। जो भी विद्यार्थी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। ठीक है साथी, इसी जोश और जुनून, इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? कह रहा है साथी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? बात की जाए साथी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसकी शुरुआत की बात की जाए तो ये सन 2000 में हुई थी। कब हुई थी? सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका साथी मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर ग्राम उदय का मतलब ही समझ लिए, ग्राम प्लस उदय, यानी कि ग्रामों का, गांव में रहने वाले गरीबों, जो आबादी है गरीबों की, उनका विकास करना, ग्राम का उदय। ठीक है, तो ग्रामोदय हो गया। तो यहीं से याद रखेंगे आप लोग, इसका मुख्य उद्देश्य था गांव में रहने वाले जो भी गरीब व्यक्ति थे, गरीब आबादी थी, इनके जीवन को बेहतर बनाना। जैसे इनको उस समय 2000 के समय सड़क नहीं थी गाँवों में, सड़क विकसित करना, और साथ ही इनके लिए विभिन्न प्रकार की सहायता, नलकूप व्यवस्था करना, इनके लिए सिंचाई की व्यवस्था करना, नहरों का निर्माण करना, आदि सारी जो योजनाएं थी गांव के लिए, ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत ही की गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आप सभी को पता होगा, एक महान व्यक्तित्व, भारत के अच्छे प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर, अगला प्रश्न पूछा था, सुल्तान जौहर कप 2022 का खिताब किसने जीता था? क्वेश्चन आया था कि जो सुल्तान जौहर कप है, इसका खिताब किसने जीता था? आप लोग याद रखेंगे साथी, जो सुल्तान जौहर कप है ये आपका मलेशिया में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? तो याद रखेंगे, मलेशिया में। और इसके खिताब की बात की जाए तो भारतीय टीम ने, याद रखेंगे, भारतीय टीम ने लगातार तीसरी बार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है दोबारा से रिपीट भी कर दे। तो याद रखेंगे, भारतीय टीम ने लगातार तीसरी बार इस खिताब को जीता था और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूटआउट में हराया था। सर, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं सुल्तान जौहर कप की, ये किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे, जो सुल्तान जौहर कप है ये भारतीय हॉकी जो टीम है इसके द्वारा इसका खिताब जीता गया था, यानी कि हॉकी खेल से संबंधित है सुल्तान जौहर कप। इसका आयोजन मलेशिया में होता है और इसको फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 2022 में भारत ने पेनल्टी शूटआउट में हरा करके इस खिताब को जीता था और लगातार तीसरी बार जीता था, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा ये बात की जाए इस टूर्नामेंट की तो अंडर 21, याद रखेंगे, युवाओं के लिए ये मौका है। कहा जाता है कि अंडर 21 जो मेंस हॉकी, फील्ड हॉकी होती है, कौन सी? मेंस हॉकी, जो आपकी फील्ड हॉकी होती है, जो अंडर 21 यानी 21 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे इसमें खेलते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और इन्होंने ही भारत के लिए सुल्तान जौहर कप का खिताब लगातार तीसरी बार जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, जिसके द्वारा भारत में ताजमहल बनवाया गया उस हस्ती का नाम क्या था? इस तरह से क्वेश्चन था, या तो साथी इसमें ताजमहल आया था या फिर आपका लाल किला आया था। क्या आया था? लाल किला। यहाँ पर एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं मिला है, इसको याद रखेंगे। उसने बताया था सर आगरा में एक इमारत थी, एक बच्चे ने बताया था, उसके बारे में पूछा क्या था, किसने बनवाया था? तो आगरा में 2 ही प्रसिद्ध इमारत हैं, जिनमें एक आपका ताजमहल है और दूसरा लाल किला है। अगर बात की जाए लाल किला की तो साथी इसको मुगल बादशाह जो अकबर था, कौन था? अकबर के द्वारा लाल किला का निर्माण होता है। जबकि ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो सुल्तान शाहजहां ने। मुगल काल का एक सुल्तान था शाहजहां,
इसके द्वारा 17वीं सदी में, याद रखेंगे 17वीं सदी में, यानी कि 1633 के आसपास इसका कार्य शुरू हुआ था और 55-56 में बन के तैयार हो गया था। तो याद रखेंगे 17वीं सदी में अपनी पत्नी मुमताज़ के याद के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे किसने करवाया था, तो आपके शाहजहां ने। जबकि लाल किला की बात की जाए, यदि आपसे लाल किला पूछा है तो इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगरा की बात की जाए तो सर ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, इसको याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। और आगरा की स्थापना 1504 में, ये भी याद रखेंगे, आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी, जो कि एक लोदी वंश का शासक था, इसके द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न आपसे पूछा था संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बात की जाए संगमरमर की, इसका रासायनिक नाम होता है साथी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका रासायनिक सूत्र भी होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। जबकि इसको कहते क्या है रसायन की भाषा में, तो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संगमरमर एक अच्छा प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किस युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म का अधिग्रहण कर लिया था। कह रहा है मौर्य सम्राट जो अशोक था, इसने किस युद्ध के पश्चात अधिग्रहण किया था, किसका, बौद्ध धर्म का। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी 261 BC का कलिंग युद्ध। कौन सा, 261 BC में अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण कर दिया जाता है और कलिंग में बहुत ज़्यादा छत बिछत कर दिया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो इसके पश्चात जो कलिंग का राजा था अनंत पद्मनाभन, वो भी इस युद्ध में मारा जाता है। और इसके पश्चात अशोक क्या कर लेता है, अशोक यहाँ से बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है और कहता है आज से मैं कोई भी तलवार नहीं उठाऊंगा। ठीक है, इससे पहले अशोक ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसमें इसने श्रीनगर का विद्रोह दमन किया था, जहाँ पर श्रीनगर की स्थापना भी की थी जम्मू कश्मीर में। तो ये अशोक से संबंधित है, इनको याद रखेंगे। 261 BC में जब कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग का राजा था अनंत पद्मनाभन, इसके द्वारा जब इनकी हत्या कर दी जाती है अशोक के द्वारा, तो इसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो 261 BC का कलिंग युद्ध। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मशहूर नृत्यांगना सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है। बात की जाए साथी सितारा देवी की, यदि आप हमारे पुराने विद्यार्थी हैं तो इन सभी नृत्यों को हमने कवर किया था, उनके कलाकारों को। तो उसी में आपका क्वेश्चन पूछा गया है सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है। तो याद रखेंगे जो सितारा देवी है साथी, ये उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है कथक। क्या है, कथक। तो ये कथक से संबंधित हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नृत्यांगना जो सितारा देवी है, इनका संबंध उत्तर भारत के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक से हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज, याद रखेंगे कौन, पंडित बिरजू महाराज, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये भी आपके कथक से संबंधित एक कलाकार हैं और इन्हें कथक का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, यानी कि कथक के जो भगवान माने जाते हैं वो पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा विस्तार किया था कथक का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था। कह रहा है साथी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसके 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो बात की जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, इसका आयोजन साथी 5वां संस्करण था। इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। मध्य प्रदेश के कुल मिलाकर के 8 शहर थे, यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। और बात की जाए इसमें प्रथम स्थान की, तो प्यारे साथी इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा था, जबकि दूसरे स्थान पर इसमें हरियाणा रहा था और तीसरे स्थान पर आपका कौन रहा था, तो मध्य प्रदेश, यानी कि मेजबान टीम जो कि इसका आयोजन करवा रहा था। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में 5वें संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम पर वर्ष 2018 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम पर इसकी शुरुआत हुई थी। और इन खेलों में याद रखेंगे साथी 17 से 22 वर्ष के बच्चे भाग लेते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है साथी आपसे उगादी त्यौहार। कह रहा है उगादी त्यौहार किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बात की जाए उगादी त्यौहार की, तो साथी ये जो आपका दक्षिण भारत है इसका एक प्रमुख त्यौहार है दक्षिण भारत का। हिंदुओं के नए साल के रूप में इसको मनाया जाता है। किसके रूप में, याद रखेंगे हिंदुओं के नए साल के रूप में उगादी त्यौहार को मनाया जाता है। और ये उगादी जो त्यौहार है चैत्र माह के प्रथम दिन, याद रखेंगे चैत्र माह के प्रथम दिन मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। क्योंकि आप सभी को पता होगा हिंदुओं का जो नववर्ष है वो चैत्र माह से शुरुआत होती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उसी दिन से याद रखेंगे इसमें उगादी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इस त्यौहार को मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और केरल में। मुख्यतः इसको सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, इसलिए यदि ऑप्शन आता है आंध्र प्रदेश तो आप इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश लगा देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उगादी त्यौहार चैत्र महीने का जो प्रथम दिन होता है वहीं पर मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में ये सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न आपसे कह रहा है पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। कह रहा है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन है किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन की बात की जाए साथी,
पृथ्वी की भगिनी इसी को कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह कौन, पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है सती, इसको शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण है क्योंकि ये आकार और आयतन में लगभग पृथ्वी के समान है। याद रखेंगे, आकार और आयतन में जो शुक्र ग्रह है ये लगभग पृथ्वी के समान है, इस कारण इसे पृथ्वी की बहन या भगिनी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा शुक्र को हम सांझ का तारा कहते हैं। आपने देखा वो पश्चिम दिशा में शाम को चमकता हुआ दिखाई देता है, जबकि पूर्व दिशा में इसे भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि जब आप सुबह 4 बजे यदि आपने कभी जग कर देखा है तो याद रखेंगे ये पूर्व दिशा में चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, याद रखेंगे। सांझ का तारा और भोर का तारा शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन है। और याद रखेंगे शुक्र ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा, सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह। सर सबसे गर्म ग्रह, देखो सूर्य के नज़दीक तो बुध है, हालांकि बुध सबसे गर्म नहीं है। ठीक है, सबसे गर्म है आपका शुक्र। ठीक है, इसको याद रखेंगे, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है। तो शुक्र से जितने प्रश्न बन पाते थे वो सारे के सारे यहाँ पर कवर हो गए। ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा था आपसे द प्लेस ऑफ इल्यूजन, क्या कह रहा था, द प्लेस ऑफ इल्यूजन पुस्तक के लेखक कौन है। बात की जाए द प्लेस ऑफ इल्यूजन की तो याद रखेंगे चित्रा देव बनर्जी। कौन, चित्रा बनर्जी देवकर्णी। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण नोवेल है इनका, याद रखेंगे। चित्रा बनर्जी देवकर्णी का एक नोवेल है जिसका नाम है द प्लेस ऑफ इल्यूजन। सर इसमें बताया किसके बारे में गया है, तो याद रखेंगे इसको महाभारत का एक अवशेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभारत का एक अवशेष कहा जाता है। और इसमें द्रौपदी के दृष्टिकोण से कहा गया है, यानी कि जो द्रौपदी इसमें कहती है महाभारत में, वो सारा का सारा वर्णन इसमें मिलता है द प्लेस ऑफ इल्यूजन में। सर लिखा किसने है, चित्रा देव बनर्जी। ठीक है, याद रखेंगे, चित्रा बनर्जी देवकर्णी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, याद रखेंगे, हो सकता है रिपीट हो जाए। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो बात की जाए साथी स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस। कौन थे, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है इनके गुरु की, तो याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। किसकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रख लेंगे। हो सकता है एज इट इज पूछ ले कि किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897। और यदि और डिटेल में जाता है तो 1 मई 1897, ये भी याद रखेंगे, 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद। कह रहा है संविधान सभा का गठन किस मिशन की मर्जी से हुआ था। क्वेश्चन आया था साथी, संविधान सभा का गठन किस मिशन की मर्जी से हुआ था, तो याद रखेंगे संविधान सभा, यहाँ पर मिस टाइपिंग है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग इसमें दिमाग नहीं लगे। बात की जाए संविधान सभा के गठन की, तो याद रखेंगे एक कैबिनेट मिशन था। कौन था, कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया था सर 1946 में। कब आया था, मार्च 1946 में ये मिशन आता है, और इसी के तहत संविधान सभा का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो संविधान सभा का गठन आप लोग याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था, इसकी मर्जी से हुआ था इसका। ठीक है, याद रखेंगे। और संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर, कब, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जबकि पूर्णकालिक पहली बैठक हुई थी जिसमें स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो हुई थी आपकी 11 दिसंबर। कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। इस तरह से क्वेश्चन आया था। कह रहा था साथी जो 2011 की जनगणना हुई थी इसमें नगरीय जनसंख्या का परसेंट क्या था, तो याद रखेंगे इसमें जो नगरीय जनसंख्या थी यानी कि शहरी जनसंख्या की बात की जाए, अर्बन जनसंख्या, तो ये आपकी हो जाएगी 31.16%। कितनी, 31.16% लोग भारत के शहर में रहते थे, जबकि 68.84%, कितने, 68.84% लोग आपके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले यानी कि गांव में निवास करने वाली जनसंख्या थी। तो याद रखेंगे आज भी भारत की अधिकतर आबादी गांव में निवास करती है, इसलिए गांधी जी ने कहा था जो भारत देश है ये गांव का देश है। ठीक है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या, जो कुल शहरी जनसंख्या थी वो आपकी 31.16% थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछा था जल को कैसे शुद्ध किया जाता है, जल को शुद्ध कैसे किया जाता है, तो याद रखेंगे जल को शुद्ध करने के लिए हम लोग क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। किसका, क्लोरीन का। आपने देखा होगा जो आपके गांव में टंकियां बनी हैं, कभी कभी उनमें से पानी में दवाई जैसी खुशबू आने लगती है, तो घर वाले क्या कहते हैं, पानी की टंकियों में दवाई डाल दी गई इसलिए ये पानी नहीं पिएंगे। हालांकि वो पानी आपके लिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो जो जल होता है इसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीनीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, क्लोरीनीकरण। याद रखेंगे क्लोरीन या क्लोरीन के जो यौगिक होते हैं इनको मिलाया जाता है इसमें। ठीक है, इससे क्या होता है सर,
जल में जो कीटाणु उपस्थित हो जाते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, वो मर जाते हैं और जल शुद्ध हो जाता है। तो याद रखेंगे जल को शुद्ध कैसे किया जाता है, क्लोरीनीकरण करके, ठीक है। यदि आपको ऑप्शन में क्लोरीन दिया था तो इसका राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है आपसे बोस्टॉक, कह रहा है बोस्टॉक सेना युद्धाभ्यास 2022 की मेजबानी किस देश ने की है। तो बोस्टॉक जो सेना का युद्धाभ्यास था 2022 में, इसकी मेजबानी की थी रूस ने। किसने, रूस ने, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा गया है आपसे। बोस्टॉक सेना युद्धाभ्यास 2022 में किसने की थी, रूस में की थी। और याद रखेंगे प्रशांत महासागर में जो जापान का हिस्सा है, जापान के उत्तरी हिस्से में कुछ द्वीप पड़ते हैं जहाँ पर रूस का कब्जा है, उन्हीं द्वीपों के आसपास रूस ने इसको करवाया था, ठीक है। और ये संयुक्त सेना युद्धाभ्यास था, कैसा, संयुक्त था, ठीक है। इसमें यानी कि कुल बहुत सारे देशों ने भाग लिया था, संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा था अकबर के बाद मुगल वंश का अगला शासक कौन बना। तो याद रखेंगे जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो अकबर का एक पुत्र था, जिसे आपने कहानी सुनी होगी सलीम और अनारकली की। किसकी, सलीम और अनारकली की। तो वही जो सलीम था इसी का नाम था साथी जहांगीर। क्या नाम था, जो सलीम था इसी सलीम का नाम था जहांगीर। क्या नाम था, याद रखेंगे, जहांगीर नाम था। और इसको 1605 में मुगल वंश का अगला शासक बनाया गया था, क्योंकि अकबर का जो इंतकाल यानी कह सकते हैं कि मृत्यु हो गई थी, तो इसके पश्चात क्या किया गया था, सलीम को यानी कि जहांगीर को मुगल वंश का अगला शासक बनाया गया था। और ये शासक कब तक रहा, तो 1627 तक रहा था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है। कह रहा था सिरके का जो रासायनिक नाम है ये क्या होता है। तो याद रखेंगे सिरके को हम एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। एसिड का ही अर्थ होता है अम्ल, ठीक है, याद रखेंगे। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था साथी आर्टिकल 43B, क्या कह रहा था, आर्टिकल जो 33B है इसका संबंध किससे है। आर्टिकल 33B की बात की जाए, ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो याद रखेंगे इसमें साथी जो 43B है, तो इसमें क्या है, सहकारी समितियों का उल्लेख मिलता है। किसका, जो सहकारी समितियां हैं भारत की, इसका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B में। सर इसको कब जोड़ा गया था। तो याद रखेंगे जो सहकारी समितियां हैं ये आपकी संविधान संशोधन होता है 97, यानी कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत इसको भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। किसको, तो सहकारी समितियों को। इसके अलावा याद रखेंगे इसमें एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर भाग 9B, क्या है, भाग 9B इसको जोड़ा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। आर्टिकल 43B और भाग 9B इसी में जोड़ा जाता है, जिसमें सहकारी समितियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एक अच्छा प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न पूछ रहा था किस लोक नृत्य को गुलाबो सपेरा, कह रहा किस लोक नृत्य को गुलाबो सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो अच्छा प्रश्न है, इसको भी याद रखें। गुलाबो सपेरा नृत्य की बात की जाए तो राजस्थान का एक शास्त्रीय नहीं, एक लोक नृत्य है, यानी कि फोक डांस है, राजस्थान का कालबेलिया। कौन सा, कालबेलिया, राजस्थान का एक प्रमुख डांस है। इस नृत्य को हम गुलाबो सपेरा के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सपेरा जाति के लोग रहते हैं वही इसको मनाते हैं, ठीक है। और वर्ष 2010 में, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 2010 में इसे अमूर्त धरोहर यानी कि इंटेंजिबल साइड में इसको शामिल किया गया था। कब किया गया था, तो 2010 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन भी आया था, याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रह है उसका उपग्रह नहीं है कोई भी, ठीक है। तो आपको या तो ऑप्शन में शुक्र मिला होगा या बुध मिला होगा। इनमें से जो ये दो ग्रह हैं सौरमंडल के, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो जो आपके शुक्र और बुध हैं इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था साथी श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। क्या ऐसा भी क्वेश्चन आया था, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो बात की जाए श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की, तो इसका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा सर वॉलीबॉल। क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल। और इसकी राजधानी की बात की जाए सर, तो अब इसकी राजधानी कोलंबो नहीं रही, इसकी राजधानी नई बन चुकी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे। क्या बन चुकी है, श्री जयवर्धनपुरम कोटे इसकी नई राजधानी बन चुकी है। और इसका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। तथा इसकी मुद्रा की बात की जाए तो हमारी तरह ये लोग भी क्या चलाते हैं, रुपया चलाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। सर अगला प्रश्न कह रहा था ओलंपिक खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक कब मिला था। कह रहा था जब ओलंपिक खेल जब भारत ने भाग लिया तो इसमें पहला स्वर्ण पदक कब जीता। तो याद रखेंगे 1928 में। कब, 1928 में भारतीय हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम के द्वारा, याद रखेंगे, पहली बार ओलंपिक में भाग लिया गया था। पहली बार ही भाग लिया गया था और पहली बार में ही भारत ने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, याद रखेंगे। तो पहली बार में ही भारत ने 1928 में हॉकी टीम ने भाग लिया और क्या जीता, गोल्ड मेडल, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928, जब हमारी हॉकी टीम ने क्या जीता था, गोल्ड जीता था।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय कानून के अनुसार लड़की की शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए। याद रखेंगे, लड़की की शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो बात की जाए लड़की की शादी की उम्र की, वैसे तो नौकरी के बाद हम लोगों को शादी मिलती है। हालांकि लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो आपकी 18 वर्ष रखी गई है। कितनी? भारत सरकार का जो कानून है, इस कानून के अनुसार लड़की की शादी की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। और जबकि लड़की की शादी की बात की जाए तो यहाँ पर 21 वर्ष दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 21 वर्ष तक नौकरी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं नहीं लगती है, तो उनकी शादी भी नहीं होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो 18 वर्ष की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, जबकि लड़कों की शादी की उम्र क्या है? 21 वर्ष। ये सारी की सारी सरकारी कानून के अनुसार है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था सर आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है। आरबीआई की फुल फॉर्म की बात की जाए सर, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे आरबीआई का पूर्ण रूप ये होता है। क्या होता है? आरबीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात की जाए इसकी स्थापना की, तो 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर, हिल्टन यंग कमेटी जो कि 1934 में बनी थी, इसी कमेटी ने सिफारिश की। इसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। जबकि 1 जनवरी 1949, यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। पहले ये भारत पाकिस्तान दोनों की बैंक हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद भारत ने इस पर क्या कर लिया? राष्ट्रीयकरण करके अपना बना लिया। ठीक है, याद रखेंगे 1 जनवरी 1949। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था आपसे कार्विलान कप किस खेल से संबंधित है। कह रहा है कार्विलान कप किस खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कार्विलान कप की बात की जाए साथी, तो इसका संबंध है टेबल टेनिस से। किससे? टेटे से। ठीक है, याद रखेंगे टेबल टेनिस, जिसमें हमारा एक भारत का खिलाड़ी है अचंता शरत कमल। ठीक है, उसी से संबंधित है। लेकिन ये महिलाओं का खिला जो कप है, ये महिलाओं का है, पुरुषों का नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। कार्विलान जो कप है ये महिलाओं का कप है, पुरुषों का नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सर इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी याद रखेंगे। 1933 में इसकी शुरुआत महिलाओं के लिए की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसके लिए? तो महिलाओं के लिए 1933 में इसकी शुरुआत की गई थी कार्विलान कप की। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तराइन के प्रथम युद्ध की बात की जाए तो सर इसका प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191। ठीक है, कब लड़ा गया था? 1191। और प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो प्रथम पूछा जाए जयद्रथी, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड था, और मोहम्मद गौरी, इनके मध्य आपस में दोनों युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध तो पृथ्वीराज जीते थे, जबकि दूसरा युद्ध कौन जीता था? मोहम्मद गौरी। इसी के साथ भारत में मुस्लिम सत्ता का अधिकार हो गया था। ठीक है, याद रखेंगे। पहले युद्ध में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गया था। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण कब मिला था। सर मल्लिका साराभाई कौन है, तो बात की जाए मल्लिका साराभाई की, सबसे पहले तो इनको पद्म विभूषण दिया गया था वर्ष 2010 में। कब दिया गया था? वर्ष 2010 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। मल्लिका साराभाई कौन है, तो इनके बारे में याद रख लेंगे। ये भारत की मशहूर कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम की नर्तकी है। क्या है? डांसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों डांसों को करने वाली नर्तकी है, जिनका नाम है मल्लिका साराभाई। ठीक है, और इनको याद रखेंगे, इनको 2010 में क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था बैडमिंटन के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो बात की जाए बैडमिंटन के मैदान की, तो इसकी लंबाई चौड़ाई हो जाएगी 13.40 मीटर। कितनी? 13.40 मीटर बाई 60.1 मीटर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 13.40 गुणा 6.1 मीटर इसकी होती है। ठीक है, एक प्रकार से आयत के रूप में होता है। किस तरह से? आयत के रूप में। ठीक है, याद रखेंगे, इस तरह से होता है। जो इसकी जो लेंथ है ये 13 हो जाएगी, जबकि ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 6.1। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था शिंजो अबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो बात की जाए शिंजो अबे की, आप सभी को पता होगा, हालांकि ये चर्चा में रहे थे हाल में, क्योंकि इनको जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और जापान का एक स्थान है नोरू, उसी नोरू नामक स्थान पर जापान में इनको गोली मारकर क्या कर दी गई थी? जापान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इनका असैसिनेशन हो गया था, इसको याद रखेंगे। शिंजो अबे एक अच्छे व्यक्ति थे, और 2022 में भारत ने इनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें पद्म विभूषण था। ठीक है, पद्म विभूषण था, और आपका सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था नाटी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नाटी, देखो लोक नृत्य यदि आपको आता है तो करिए, वरना आप उसको छोड़ ही दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका नंबर आगे बढ़वा सकता है। तो नाटी लोक नृत्य की बात की जाए, आप लोग इसमें तुक्का नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो नाटी लोक नृत्य कहाँ का हो जाएगा सर? ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नाटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक झोरा भी होता है। क्या होता है? झोरा। इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, यानी कि किस राज्य की है। इस तरह से क्वेश्चन आया था, किस राज्य की है? विच स्टेट हैव मोर देन
जनसंख्या, ठीक है, याद रखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। तो बात की जाए सर्वाधिक जनसंख्या की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक हो जाएगी। किसकी? उत्तर प्रदेश की। 2011 की जो जनगणना हुई थी यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निकलकर उत्तर प्रदेश की आई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है जिसमें जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। जिसमें जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो बात की जाए कौन सा महान विभाजक वर्ष था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 से 1921। क्या हो जाएगा? 1911 से 1921। देखो साथी, जब 19 देखो आप सभी को पता है कि हर 10 वर्ष में क्या होती है, जनगणना होती है भारत में। इसी प्रकार जब 1911 से 1919 के बीच की जो जनगणना हुई थी, कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। इस बार क्या हुआ साथी, इस बार जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हो गई थी? घट गई थी। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? महान विभाजक वर्ष कहते हैं। और याद रखेंगे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और इस समय देश की जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हो गई थी? घट गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी। कह रहा है बज्जी जो संघ था साथी, इसकी राजधानी कहाँ थी। तो बात की जाए बज्जी संघ की, ये 16 महाजनपदों में एक था। याद रखेंगे, एक महाजनपद था और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको अच्छे से। तो बज्जी संघ की राजधानी वैशाली हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा था साथी कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है। कृषि जो जनगणना है ये कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है। बात की जाए कृषि जनगणना की, वैसे जो अपने लोगों की जनगणना होती है यानी कि मनुष्यों की जनगणना, वो आपकी कितने वर्ष में होती है? तो सर 10 वर्ष में होती है। लेकिन कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। कितने वर्ष में? सर प्रत्येक 5 वर्ष में यह जनगणना की जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा था साथी पंडित किशनलाल महाराज, कह रहा था पंडित किशनलाल महाराज किससे संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। किशन महाराज की बात की जाए तो पंडित किशनलाल जो महाराज हैं ये भारत के एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। क्या है? तबला वादक। तबला एक आपका शास्त्रीय वाद्य यंत्र है, इसको याद रखेंगे। इसको बजाने में माहिर हासिल है किसको? पंडित किशनलाल महाराज को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जिसके पीछे महाराज शब्द लगे तो उसको आंख मीच के आप लोग क्या लगा देंगे? कथक लोक नृत्य लगा देंगे। लेकिन पंडित किशनलाल महाराज को याद रखेंगे, ये तबला बजाते थे। बाद बाकी कोई भी महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, जो भी हैं सारे के सारे कथक डांस करते थे। लेकिन पंडित किशनलाल महाराज क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था भारत में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था किस अधिनियम से शुरू हुई थी। कह रहा भारत में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था किस अधिनियम से शुरू हुई थी। तो बात की जाए किस अधिनियम से, या तो ऑप्शन में आपको 1919 का अधिनियम दिया होगा, यानी कि भारत सरकार का जो अधिनियम था 1919, जिसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसके तहत दोहरी शासन प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। जबकि याद रखेंगे यहाँ पर अगर ऑप्शन में 1919 नहीं था तो याद रखेंगे पहली बार बंगाल में, भारत में नहीं, बंगाल में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने जब साथी 1757 का प्लासी का युद्ध जीत लिया तो इसने मीर जाफर को राजा बना दिया, उसको केवल जनता को बता दिया, जबकि राजस्व का लेन देन कौन करता था? तो रॉबर्ट क्लाइव। इस प्रकार जो द्वैध शासन था यानी कि धन का लेन देन कंपनी करेगी तथा जनता की देखभाल के लिए खर्चा कौन करेगा? राजा करेगा। तो ये भी द्वैध शासन एक प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1757 में शुरू किया गया था। जबकि दूसरी बार इसी के द्वारा 1765 में जब इसने बक्सर का युद्ध जीत लिया तब भी इसको शुरुआत की थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर या तो 1919 माना जाएगा या तो फिर 1757 या 1665। ठीक है, याद रखेंगे। 1665 नहीं, हम माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, 1765 होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। जब 1764 में युद्ध जीत जाता है तो दोबारा से 1765 में इसकी शुरुआत करता है। ठीक है, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, याद रखेंगे 1765 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या तो 19 या तो 1757 या 1765। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था नेशनल वाटरवे 2 किस नदी पर स्थित है। तो बात की जाए राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम, सबसे पहले तो प्रथम की बात करेंगे, नेशनल वाटरवे 1, तो ये आपका गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। गंगा नदी पर आपने गंगा विलास अभी यात्रा सुनी होगी, अभी फरवरी माह में चली थी। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1 है, ठीक है, नेशनल वाटरवे 1, ये गंगा नदी पर है। जबकि जो 2 आपसे पूछा था इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हो जाएगा, असम में। ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा राज्य है ये? असम राज्य है। ठीक है, और जबकि जो 1 वाला है ये आपका उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के अलावा आपका पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्यों में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दूसरा वाला कहाँ पर है? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा था बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बात की जाए साथी बृद्धेश्वर मंदिर की, तो इसका निर्माण हुआ था चोल वंश के राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा? जो चोल वंश के राजा थे इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, लगभग 1000 शताब्दी के आसपास। ठीक है, याद रखेंगे। तो सर इसका निर्माण हुआ कहाँ पर था? तो याद रखेंगे तमिलनाडु में हुआ था बृद्धेश्वर मंदिर। जबकि बात की जाए इसका निर्माण किया किसने था,
देखो चोल के राजा तो पहला आंसर हो जाएगा, लेकिन चोल के राजाओं में कौन था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। क्या हो जाएगा, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम एक ऐसा महान राजा था चोल का, जिसके द्वारा किसका मंदिर का निर्माण हुआ था, बृहदेश्वर मंदिर का। और याद रखेंगे इस कारण इस मंदिर को जब राजराज प्रथम ने बनाया था, तो इसी कारण इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथी, या तो आपको देखो क्वेश्चन पूछ सकता है बृहदेश्वर मंदिर, या फिर घुमा के पूछ सकता है राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो तमिलनाडु में मदुरई में, याद रखेंगे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इसे, या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि साथी पसंद आया है तो एक बार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे निवेदन है। एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप लोग एक बार से सेशन को शेयर जरूर करिए और एक बार से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते रहिए GS हब बाय DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।